जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम बात करेंगे 18 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, साथ ही तय करने वाले हैं आपकी सिलेक्शन की दिशा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में, जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल होती। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट की पद वैकेंट हुई, उसके लिए एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चल रही सरकार द्वारा व्हीप सीपी राधाकृष्णन जी को एक अपने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में चुना गया, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के उपराज्यपाल है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में चर्चा की जाए तो ही बॉर्न ऑन 20 अक्टूबर 1957 एट त्रिपुर, तमिलनाडु। ठीक है, 2 बार के लोकसभा सदस्य रह चुके हैं कोयम्बटूर से, और उस समय उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में और कई मेंबर कमिटीज जो पीएसयू से बिलोंग करती है उनके भी मेंबर के रूप में काम किया। ये जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली में जो डेलीगेशन 2004 में गया था उसके मेंबर है, वहां जाकर इन्होंने संबोधन दिया था। साथ ही साथ ये ताइवान में इंडियन डेलीगेशन, पहला डेलीगेशन ले जाने वाले भारतीयों में से एक। राधाकृष्णन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चेयरपर्सन रहे कोय बोर्ड के 2016 से 20 तक, और उसके समय एक्सपोर्ट में एक बड़ा एक्सपांशन जो है वो देखा गया था। 2023 से ये गवर्नर बने झारखंड के बाद में पुडुचेरी और बाद में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के रूप में काम करा। वाइस प्रेसिडेंट एक बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन होती है, क्योंकि वो सरकार के जहां एक तरफ स्पीकर वो चुनती है लोकसभा में, वही मेन हेड होता है राज्यसभा में, जहां वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के रूप में काम करता है। इस कारण से एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना जो उसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, काफी आवश्यक हो जाता है। और सीपी राधाकृष्णन बीजेपी और जनसंघ से लेकर आरएसएस के मेंबर रहे, तो बीजेपी के लिए काफी टिपिकल नहीं होना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन, अभी तो कैंडिडेचर इलेक्ट हुआ, परंतु जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो नंबर गेम पर निर्भर करता है लोकसभा और राज्यसभा में, और जो वर्तमान में एनडीए के फेवर में है, तो ये माना जा सकता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का ही अनाउंसमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आधार को समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट भारत का सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन है आफ्टर प्रेसिडेंट। इनके बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 63 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 और 89 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो जिस तरह से अमेरिका में वो गवर्नर होता है सेनेट का, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है सीनेट का, वैसे ही हमारे यहाँ वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा चेयरपर्सन होगा, वो राज्यसभा को हेड करेगा, उसे लीड करेगा। अगर बात की जाए आर्टिकल 65 की, तो ये कहता है कि अगर कभी प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं है, वहां वो पद खाली है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे अप टू 6 मंथ। तो ये आर्टिकल 65 है जो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की एब्सेंस में क्या करेंगे, राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 जो है 66, वो ये कहता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज इनको क्या करेगा, इलेक्ट करेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। मींस ये उनकी चयन प्रक्रिया को समझाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है वो शामिल होंगे। आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल की बात करता है और कहता है कि भैया इनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। आर्टिकल 67 एक कहता है कि अगर ये रिजाइन करना चाहे तो ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब की बार जगदीप धनखड़ ने अपना रेजिग्नेशन स्वास्थ्य के कारणों से दिया था, और साथ शायद ज्यादा खराब है कि रेजिग्नेशन देने के बाद अभी तक वो कहीं बाहर पब्लिक अपीयरेंस में दिखे भी नहीं है, और कुछ एमपी का तो कहना है कि उनसे कांटेक्ट करना भी संभव नहीं। वही इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, 35 साल की उनकी उम्र होना चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के काबिल होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। वो किसी ऑफिस, प्रॉफिट का ऑफिस उन्हें क्या नहीं होना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। ये प्राइमरी क्राइटेरिया। आर्टिकल 69 कहता है कि एवरी वाइस प्रेसिडेंट शेल मेक ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ अटेनमेंट। तो आर्टिकल 69 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा करता है। ये वो आर्टिकल है गाइस जहां से एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल बनते हैं।
अगर उनके रिमूवल के बारे में चर्चा की जाए तो आर्टिकल 67B कहता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव इस आधार पर किया जा सकता है जिसकी प्रोसेस में ये लिखा गया कि अगर कोई स्पेसिफिक ग्राउंड है और ये देखा गया कि वो पार्लियामेंट्री डिस्क्रिमिनेशन को सही से काम नहीं करे, उस कंडीशन में राज्यसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, चेयरपर्सन के रूप में कार्य करते हैं। 14 दिन का एक नोटिफिकेशन देना रिक्वायर्ड होता है। वोटिंग एक इंटरनल एक रीजन आपको बताना होता है और एक वोटिंग प्रोसेस होती है जो क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी के तहत। बेसिकली राज्यसभा में सभी मेंबर और अप्रूवल की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजोरिटी के साथ उन्हें वहां से हटाया जा सकता है। यहां से सवाल बन सकते हैं क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट का एक बड़ा मुद्दा होता है। अगर यहीं से देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सवाल आ सकता है, Which article of Indian Constitution provide for the office of Vice President of India? Article 60, अनुच्छेद 66, 61, 63, 65, 66। करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वैसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट वाले, अगर उसी बैकग्राउंड से बात की जाए तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, सदन के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और केवल लोकसभा में निर्वाचित और नामित सदस्य। यहां भी आप अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे इस आधार से या प्रेसिडेंट से पूछे जा सकते हैं। अगर यहीं से एक सवाल देखा जाए तो पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर आप ये क्वेश्चन कवर करते हैं तो आप ये माना जा सकता है कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर करंट अफेयर में बात की जाए तो वर्तमान में इन पिछले 2 दिनों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण इवेंट हमको देखने को नहीं मिला, तो हमने एक्यूमुलेशन किया है कुछ प्रोमिनेंट खबरों का जहां से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। जैसे एक सवाल आ सकता है, which state recently launched a नारी अदालत initiative to address women's issue as per current affair update? हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए नारी अदालत की अदालत की पहल जो है वो शुरू की गई है? तो बेसिकली ये शुरू किया गया है झारखंड द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है इसी तरह का अगर सवाल देखा जाए तो सवाल पूछा जा सकता है, which state recently launched that exactly the same question, which company was named the world most valuable football club in the Brand Finance Football 2025 रिपोर्ट? ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 रिपोर्ट में किस क्लब को विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब में शामिल किया? सबसे महंगे स्पोर्ट्स के रूप में जाने जाने वाला फुटबॉल, उसमें रियल मैड्रिड जो है उसे क्या माना गया है? सबसे महंगा फुटबॉल क्लब माना गया, वैल्यूएबल ब्रांड माना गया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हम एसएससी और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में देखते हैं जो रिसेंट रिपोर्ट से पूछे जाते हैं। अच्छा, एमपीपीएससी इसमें पीछे नहीं है। एमपीपीएससी कई बार इसी तरह का हलवा निकाल कर लेके आती है जो थोड़ा सा कड़वा निकल आता है। 6th में बात की जाए तो व्हाट कॉज द टेम्पररी क्लोजर ऑफ द डार्नियल्स स्ट्रेट इन टर्की एट रिपोर्टेड रिसेंटली? हाल ही में बताया गया कि तुर्की की डार्नियल्स जल मरुस्थल को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। उसका कारण क्या है? नेवल एक्सरसाइज, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक या ट्रेड डिस्प्यूट? वर्तमान में टर्की के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध नहीं है, परंतु इस मरुस्थल को बंद करने, जड़ मरुस्थल को बंद करने का कारण फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस जो रिसेंट इवेंट से ही है और महत्वपूर्ण भी है। Which of the village in Nagpur was selected as India's first smart intelligence village under a state backed project? नागपुर में कौन सा गांव राज्य समर्पित परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव चुना गया? सतनावरी, पीपल गांव, वर्धा और अमरावती। तो एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर इस चीज का है वो है सतनावरी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर इसी से संबंधित सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन है, which initiative was launched by Indian AI Independent Business Division with a national cancer grid in 2025? 2025 में इंडिया एआई इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन ने नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ कौन सी पहल शुरू की है? दैट इज फॉर हेल्थ केयर, और इस प्रोग्राम का नाम रखा है केज ग्रांट प्रोग्राम। केज ग्रांट प्रोग्राम, सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो इवेंट है जहां से सवाल जनरली इवन पिछले कुछ समय में हुआ है। न्यूज इतनी महत्वपूर्ण हमें 2 दिन में नहीं मिली, इसलिए हमने उस चीज के ऊपर जबरदस्ती किसी खबर को इंक्लूड करने पर फोकस नहीं किया। सवाल आपसे पूछा गया, which company won the tender to build India's biggest green hydrogen plant in IOCL's पानीपत refinery?
IOCL की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने का टेंडर किस कंपनी ने जीता? रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, अदानी ग्रीन एंड टाटा पावर। इट इज वॉन बाय लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है, दैट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन दैट। सो ये वो सवाल है जो करंट अफेयर्स से आपके लास्ट टाइम में महत्वपूर्ण। लास्ट में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में चर्चा की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में है, तो वहीं से एक सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द एलिजिबल एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद कल।